जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोरोजन की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है कोरोजन। सबसे पहले बात करेंगे कि कोरोजन होता क्या है। देखिए ये कहता है हमारे पास कोई मेटल है, उस मेटल पर जो उसके आसपास एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्शन कर जाए। अटैक मतलब रिएक्शन कर जाए और इस मेटल को या तो इसके ऑक्साइड में या इसके सल्फाइड में या कार्बोनेट में या सल्फेट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ऑक्साइड मतलब क्या रहेगा, O2-, सल्फाइड ये होता है, कार्बोनेट ये है और सल्फेट ये है। ठीक है ना, मेटल के साथ इनमें से कोई जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे भाई ये जो मेटल इसमें क्या हो चुका है, इसमें कोरोजन स्टार्ट हो चुका है, कोरोड होने लगा है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, कैसे कैसे होता है ये। देखिए हमने माना ये हमारे पास कोई मेटल का पीस है, आयरन का पीस मान लिया हमने। ठीक है ना, एक आयरन का छोटा सा पीस है हमारे पास और हुआ क्या, इस पर पानी की एक ड्रॉप गिर गई, एक ड्रॉपलेट जो है वाटर की ड्रॉपलेट ये इसके ऊपर गिर गई, या क्या थोड़ा पानी गिर गया इसके ऊपर। ठीक है, ये पानी की बूंद है, ये पानी है। ठीक है, अब क्या है, यहां एटमॉस्फेयर जो है इसके आसपास, ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में गैसेस होंगी। तो यहां पर क्या है, CO2 गैस है और O2 भी प्रेजेंट है। तो यहां पे क्या क्या है, CO2 है, O2 है, हमारे पास H2O है और ये जो पीस है किसका है, ये आयरन पीस है। तो यहां पे आयरन का भी टुकड़ा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो देखिए अब होता क्या कुछ है सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 है, CO2 जो होती है मोर सोल्यूबल होती है, CO2 जो सोल्यूबल होती है O2 के मुकाबले। तो CO2 क्या पानी में कुछ अमाउंट में डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहां पे क्या होगा, जो H2O है उसमें कुछ अमाउंट में CO2 डिसॉल्व होकर उसने बना दिया कार्बोनिक एसिड। H2CO3 का मतलब ही क्या है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है जी, बन गया। अब ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड होता है, तो कुछ अमाउंट में टूट के हमें देगा 2H+ साइन और CO3 2- साइन। ठीक है, तो अब जो हमारे पास यहां पर जो आयरन का टुकड़ा है वो हमारे पास इसके कांटेक्ट में आ चुका है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है, ये जो आयरन का पीस है ये कैसे काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। आयरन जो है वो क्या करेगा, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने ये पहले बता रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप जब भी किसी मेटल फाइनिंग फॉर्म में लेंगे मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन का हिस्सा हो चुका है। मतलब क्या है, जो हमारे पास ये आयरन था ना, ये जो आयरन है यहां पे, इसमें से कुछ क्या हुआ, Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। इसको मैं व्हाइट से लिखता हूं, क्या हुआ, Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस मेटल की सरफेस पर फैलने लग गए हैं। तो इस तरह से Fe है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वो आपका Fe2+ में कन्वर्ट होने लग गया। जो इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं वो इस मेटल की सरफेस पर घूमने लग गए। ठीक है जी, अब कैथोड की तरह क्या काम करेगा भाई, एनोड है तो कैथोड भी होगा ना, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तभी करेगा इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो। तो जो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर इसमें जो ऑक्सीजन भी, इसमें ऑक्सीजन घुली होगी, तो अब क्या ये ऑक्सीजन के भी कांटेक्ट में है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, यहां पे H+ आयन है हमारे पास और इलेक्ट्रॉन जो यहां से रिलीज किए गए थे इन सब से क्या करती है, वो नमी बनानी स्टार्ट कर देती है, मतलब H2 बनाना स्टार्ट कर देता है।
और हमें ध्यान रखना एनोड कैथोड में कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहे। जैसे ऊपर वाले में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले में 4 की जरूरत पड़ रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या क्या हो जाएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब पहले ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या आई। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूंगा। ओवरऑल रिएक्शन वो क्या रहेगी, जो चीज कैंसिल आउट होती है पहले उसे कैंसिल करो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो हमारे पास क्या बचा 2Fe, सॉलिड स्टेट में O2 में पता है गैस है ये, 4H प्लस आयंस जो कि सॉल्यूशन के अंदर थे, गिव्स यू 2Fe2 प्लस 2H2O। ये हमारे पास आई है ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होता है यहां पे, ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो जो मॉइस्चर फॉर्म हुआ था उसके साथ रिएक्शन करता है, और हमें यहां पे क्या मिलता है, ये रिएक्शन होती है। Fe2 प्लस आयन था उस मॉइस्चर के अंदर, ये जो था यहां पे क्या Fe2 प्लस आयन है, H2O भी है, O2 भी है। तो यहां पे क्या ये सारा का सारा रिएक्शन करके क्या बनाता है हमारे पास Fe2O3 और आपका 8H प्लस आयन। ठीक है, अब ये जो Fe2O3 बना है ये पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रेट हो जाता है, वो बनाता है Fe2O3.XH2O। X क्या है यहाँ पे 5 है, 5H2। ये आपके रस्ट का फॉर्मूला है, जो लोहे पर जंग लगता है ये उसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो Fe है, जो आपने देखा यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसके लिए E नोट आपका होता है, इसकी माइनस का 0.44 वोल्ट मिलेगा आपको कहीं पे, ये माइनस का 0.44 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी E नॉट Fe2 प्लस से Fe इक्वल टू माइनस के 0.44 वोल्ट। नीचे गया ऑक्सीजन में क्या हुआ है रिडक्शन, 0 से कहां चला गया आपका -2 में। ऑक्सीजन वाले को देखो कहां पे दे रखा है आपका, जिसमें ऑक्सीजन से क्या बन रहा हो, वाटर बन रहा हो, ये 1.23 पे मिलेगा, जहां भी मिलेगा आपको ये रहा। ठीक है, O2 है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे H3O प्लस का मतलब भी क्या होता है H प्लस आयन होते हैं। ठीक है, तो 1.23, तो इसका कितना आ गया 1.23 वोल्ट। रिडक्शन फॉर्म में दोनों कैथोड माइनस एनोड कर सकते हैं हम लोग इसका। जब इसमें कैथोड माइनस एनोड करोगे तो E नोट सेल क्या आएगा इसका, ये कैथोड का दिस माइनस दिस, पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लगभग 1.67 वोल्ट आएगा। तो जो रस्टिंग है ना वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करती है, मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से जब किसी चीज में जंग लगती है, लोहे में जंग लगता है, तो उसका मैकेनिज्म हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, तो कैसे कैसे था, सबसे पहले पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुला, कार्बन कैसे बना, उसने टूटा, वो जब टूटा तो वहां पे अब क्या है हमारे पास ऑक्सीजन भी है, उसके अंदर H प्लस आयंस भी है। तो Fe जब इनके कांटेक्ट में आता तो वो देखता है कि भाई ये जो है इनका SRP पॉजिटिव होता है O2 का, इसका उसके मुकाबले नेगेटिव है, तो ज्यादा रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ कैथोड एनोड रिएक्शन लिख देते हैं। अब इसमें क्या हमारे पास जो यहाँ पे बनती है चीज, हमारे पास जो फाइनली यहां बनता है H2O बनता है हमारे पास, और Fe2 प्लस जो हमारे प्रोडक्ट है क्या है Fe2 प्लस और आपका H2O। ये दोनों क्या करते हैं, ये पहले से इसमें मौजूद H प्लस आयंस के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉरी O2 के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं H प्लस आयन और आपका Fe2O3। अब ये Fe2O3 हाइड्रेट हो जाता है और क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है। अब कुछ चीजों को समझना आप, सबसे पहली चीज ये कि इसमें देखो रिएक्टेंट साइड पे H प्लस आयन आ रहा है, रिएक्टेंट साइड पर, तो मतलब रस्टिंग के लिए
एसिडिक नेचर होना चाहिए, पीएच क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। अब धीरे धीरे अगर ये कंज्यूम होता जा रहा है H+, तो मैं कहूंगा कि पीएच की वैल्यू क्या होगी सॉल्यूशन में, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जब पीएच बढ़ेगा, पीएच अगर इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करते करते मान लो वो पहुंच गया आपका 9 के आसपास, 9 और अबव 9, तो अब क्या है, अब जो लोहा है उस पर जंग नहीं लग सकता, रस्टिंग जो होगी, लोहे पे जो रस्टिंग है वो अब नहीं हो सकती। ठीक है, बेसिक मीडियम में नहीं होती, एसिडिक मीडियम में होती है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी चीज। ठीक है, एक जो है ये भी ऑटो भी रिएक्टेंट साइड में आ रहा है, तो जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, मान लो ये लोहा है, इस पे नमी आ गई, तो जहां पे गड्ढा या दरार वगैरह होगी वहां पे ऑक्सीजन की परसेंटेज भी क्या होगी, ज्यादा होगी बाकी सरफेस के मुकाबले, तो वहां पे रस्टिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो बात करते हैं किन किन फैक्टर पर रस्टिंग डिपेंड करती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। वो कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से घटक है जो कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका कोरोजन उतना जल्दी होगा। जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव कौन सा कम रिएक्टिव है, देखो जिस मेटल की एसआरपी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव है, जो जितना ऊपर आ रहा है वो उतना ही क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो इससे पता चल सकता है कि हाँ भाई कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव और कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसका भी माइंड लग जाएगा। अब चलते साई की तरफ, शायद मुझसे छोटा हो गया ऐसा कुछ। ठीक है, देखिए दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर क्या बोलता है, सेकंड फैक्टर कहता है कि वहां पर एयर और मॉइस्चर भी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अब इसमें क्या है, अगर आप ऊपर देखें ऑक्सीजन है यहां पे रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, और जब हम इसमें आगे चलेंगे तो हमें वाटर की भी जरूरत पड़ती है, वाटर भी होता है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में। तो अगर कहीं पर पानी है, नमी है, तो ऐसी चीज में कोरोजन क्या होगा, ज्यादा आसानी से होता है। ठीक है, और यही कारण है कि अगर वैक्यूम हो कहीं पे तो वैक्यूम में कोरोजन ही नहीं होगा। ठीक है भाई, ये लगा लो, एक को लिखता हूं, दोनों बता दूंगा एक साथ ही। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, थर्ड फैक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी। इंप्योरिटी होगी तभी कोरोजन होगा। देखो अगर सिर्फ एक ही मेटल है खाली, उसके आसपास कुछ नहीं है, कोई एनवायरमेंट नहीं है, कोई दूसरी इंप्योरिटी कुछ नहीं है, तो अकेला ही जो मेटल है खुद वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन किसको लूज करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन तभी तो कोई लूज करेगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हो, या कहूं इलेक्ट्रॉन को गेन तभी तो कर सकता है जब किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया हो। अगर उसकी सराउंडिंग में कुछ है ही नहीं, दूसरा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसमें कोरोजन हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना, जो प्योर आयरन होता है, जो प्योर आयरन होगा उसमें कभी भी कोरोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोरोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करने वाला प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए, लेने के लिए क्या, एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स की प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, तो जब प्योर एलिमेंट होगा
मतलब उसके आसपास कोई इम्प्योरिटी तो कोरोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर वगैरह नहीं है तो भी कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या करता है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वही क्या करता है आपका, वही तो कैथोड की तरह काम करता है। और जब कैथोड की तरह काम करता है तो कार्बोनिक एसिड में जो H+ आयन खोया था उसका यूज करता है उसके अंदर। और कार्बोनिक एसिड बना कब था, जब CO2 घुली थी H2O के अंदर। ठीक है, तो इसमें एयर का होना भी वहां पे जरूरी है, तभी कोरोजन होगा। ठीक है, फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर आपने नोटिस किया हो तो जैसे मान लो कि मैं यहां पर एक लोहे का टुकड़ा बना रहा हूं, ऐसे हमने इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश की। जब हमने इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश की तो हुआ क्या, इस तरह से, और ये कहीं से कट लग गया मान लो इसमें, तो क्या होगा, जहां भी खुरदरापन आएगा, जहां भी खुरदरापन आएगा वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन ट्रैप हो सकती है। ठीक है, या मान लो इस पे कोई स्क्रैच लगा हुआ है, जब स्क्रैच लगता है, जब स्क्रैच भी लगता है तो क्या होता है, हल्की सी इसकी कुछ सरफेस तो अंदर चली जाती है और कुछ सरफेस बाहर आ जाती है, इस तरह से। अब एक चीज को समझना, ये मेरे पास स्मूथ सरफेस है, इसमें जो अनबैलेंस फोर्सेस होंगे, अच्छा थोड़ा सा एक मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। जैसे बीच में जो एटम है ये हर डायरेक्शन दूसरे एटम से घिरा हुआ, तो क्या बैलेंस है इसके सारे के सारे फोर्सेस। लेकिन जो सरफेस पर जो आप देख रहे हैं, सरफेस पर जो एटम आ रहे हैं, ठीक है, इसको यहां से इसने पकड़ा, यहां से पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो ये क्या अनबैलेंस फोर्स हो गया। नीचे से पकड़ा, ऊपर से कोई नहीं है, तो क्या अनबैलेंस फोर्स। तो इनमें क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस है। ये जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं ना, यही अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने एटमॉस्फेयर में से किसी न किसी को पकड़ लेते हैं अपनी सरफेस पर। ठीक है, अब देखो जैसे मैं यहां बात करता हूं, अब यहां पे क्या है, ये ऊपर की तरफ ऐसे अनबैलेंस फोर्स है। जैसे मैं खुरदरेपन पे आऊंगा, अब क्या होगा, देखो इसमें इधर इस तरफ भी अनबैलेंस फोर्स अंदर गया हुआ है ये, अब इसमें अनबैलेंस फोर्स क्या, देखो ज्यादा है, अनबैलेंस फोर्स बढ़ जाएंगी। अब इन अनबैलेंस फोर्स को, जब ज्यादा अनबैलेंस फोर्स है तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, अपनी सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, तो वहां पे ऑक्सीजन की या मॉइस्चर की परसेंटेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बाकी जो एरिया है उसके मुकाबले। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, जिस जगह पे खुरदरापन होता है ना वहां पर जंग जल्दी लगती है। आप कहीं पे गड्ढा होता है ना मेटल में, तो वहां पे क्या है, जंग जल्दी लगता है, रीजन उसका ये होता है अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, ठीक है, जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा वहां पे क्या होगा, हायर नंबर ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं, जिसके कारण जो रिएक्टेंट थे हमारे पास, जैसे कि O2, H2 नमी और एयर, ये इसकी कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन जाएगी, फॉरवर्ड में। और फॉरवर्ड में क्या बन रहा था, फॉरवर्ड में रस्टिंग हो रही थी, फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, जंग लग रहा था। ये रहा, ठीक है, ये देखो ऑक्सीजन, मॉइस्चर, फेरस आयन जो उसमें घुल गया था पानी के अंदर। फेरस का मतलब क्या है, ये फेरस होगा पानी के अंदर चला जाता तो फेरस बोलते इसको। तो ये क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी तो क्या होगा आपका, Fe2O3 है वो पानी से हाइड्रेट होगा और क्या बना देगा आपका, रस्ट बना देगा, उसमें रस्टिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखिए अगर हम ऐसा करते हैं कि दो बीकर लेते हैं, जिनमें से एक में हमने भर दिया है नॉर्मल वाटर और एक में हमने भर दिया सेलाइन वाटर, मतलब समुद्री पानी भर दिया है। तो समुद्री पानी भरा है तो उस नमकीन होता है, नमकीनपन किस कारण होता है, टेबल सॉल्ट की प्रेजेंस के कारण, NaCl की प्रेजेंस के कारण।
हमने इन दोनों के अंदर एक आयरन की निडल डाल दी, सेम साइज की आयरन की निडल हमने दोनों डाल दी है। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया गया है कि जो सलाइन वाटर होता है उसमें जो आयरन की निडल डलेगी उस पर ज्यादा जल्दी जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो उस पर जल्दी रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जबकि जो ऑर्डिनरी वाटर जो था हमारे पास उसमें जो आयरन की निडल रखी गई है उसमें कंपेरेटिवली काफी स्लो कोरोजन होता है। तो सीधा सा इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास NaCl मौजूद है, Na+Cl- आयन, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। और इसमें जो Cl- आयन मौजूद होता है ना, वो तो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, इसको डिक्रीज कर देता है। और क्योंकि आयंस है तो इनके कारण क्या होता है, जो आयंस की मूवमेंट होती है वो फास्ट हो जाती है। तो इन सब चीजों के कारण क्या होता है कि जो आपका सलाइन वाटर में आयरन की निडल रखी होती है उसमें जंग जल्दी लगता है। इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स उसमें। तो सीधी सी बात है, देखो आयरन मतलब जो हमारे पास मेटल्स है इसी तरह से कोरोड होते हैं, ये सब फैक्टर होते हैं जो उसको उस पर असर डालते हैं। तो हमारे पास जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, जो डैम्स बने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं अपने आसपास, अधिकतर में किसका यूज होता है, मेटल्स का। और इस तरह से अगर उनका कोरोजन होगा तो सब कुछ डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमें इनसे बचने के रास्ते पता होने चाहिए, कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। मेथड ऑफ प्रोटेक्शन कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी तो टेक्निक है जिनके जरिए हम कोरोजन से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहला होता है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन नाम में आ रहा है बैरियर प्रोटेक्शन, मतलब क्या होगा, जो कोरोजन की स्पीड है उस पर बैरियर लग जाएगा, मतलब उसको रोक दिया जाएगा। किस तरह से, देखो ये हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, ये कोई मेटल सरफेस है हमारे पास। अब क्या है, अगर जैसे हमने जब कोरोजन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या कहता है कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2, CO2, SO2 जैसी गैसेस होती है वो मेटल को या तो उसके ऑक्साइड में या सल्फाइड में या सल्फेट में या कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट गैसेस है ये मेटल सरफेस को टच ही ना कर पाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक बैरियर लगा सकते हैं इनके रास्ते में। मतलब मेटल की सरफेस है, इस पर क्या करो, इस पर आप ऑयल लगा दो या आप इस पर ग्रीस लगा दो, तो होगा क्या, या इस पर पेंट कर दो, तो इससे जो मेटल की सरफेस है वो और जो बाहर एनवायरमेंट में गैसेस प्रेजेंट है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से ये जो लेयर है इसने कैसे काम किया, एक बैरियर की तरह काम किया है, एक रुकावट की तरह काम किया है, जिस कारण ये जो मेटल है ये कोरोजन से बच सकती है। तो ये हमारे पास था पहला मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स, जो एंटी रस्टिंग सब्सटेंस होता है उसको मेटल की सरफेस पर अप्लाई करके, जैसे कि
एल्कलाइन फॉस्फेट या क्रोमेट जो होता है, आप इसका लेप कर दो, इसकी परत चढ़ा दो किसी मेटल की सरफेस पर, ठीक है, कोई मेटल की सरफेस है, उस पर क्या करो, किसी फॉस्फेट या क्रोमेट की लेयर चढ़ा दो। जैसे आयरन जो होता है, आयरन पर जब फॉस्फेट की लेयर चढ़ाई जाती है तो क्या बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आयरन फॉस्फेट। अगर Fe आपका +3 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ होता है इसमें, तो ये क्या बनाता है, FePO4 फेरिक फॉस्फेट। अगर +2 तो फेरस की फॉर्म में हो तो Fe3PO4 का ट्वाइस, क्योंकि PO4 पे कितना चार्ज है, -3, और इस पर +3 हो तो हो गया बैलेंस। लेकिन अगर इस पर +2 है और इस पर -3 है तो बैलेंस कैसे करोगे भाई, 3 वाले की 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 वाले की 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ये आयरन फॉस्फेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर। इसकी सरफेस पर आते हैं, फिर इसका कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह, और इसका यूज कहां करते हैं, जो गाड़ी का रेडिएटर होता है ना, उस पर इसकी फिल्म चढ़ाई जाती है, एक परत चढ़ाई जाती है, तो उसमें जंग नहीं लगता है। अब देखिए थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है, हमारे पास यहां पे कोई भी एक मेटल है, ठीक है, ये कोई मेटल का टुकड़ा है हमारे पास, ये कहता है कि ये जो हमारे पास एक मेटल है, इससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो हमारे पास, उसकी परत इसके ऊपर चढ़ा दी जाए। जो येलो येलो आप ये परत देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ये क्या है आपकी, ये मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो अब क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, इसका कोरोजन होता है, ये क्या करता है, ये कोरोड हो जाता है, इसमें जंग लगता है, ये अपना बलिदान दे देता है, लेकिन जो इधर मेटल बची हुई है, मतलब मेटल जो इसके अंदर, इसको पूरी तरह से क्या देता है, सुरक्षा देता है। और अगर इस मेटल के टुकड़े पर कहीं इसका छोटा सा हिस्सा भी है, तो भी इस पूरी मेटल में कहीं भी जंग नहीं लगने देगा। क्योंकि देखो करता क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो काम करता है एनोड की तरह, और वो रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कि हनन होना, कोरोड होना एक तरह से, ठीक है। आयरन के कोरोजन में क्या था, Fe, तो स्टार्टिंग में Fe2+ में कन्वर्ट हुआ था। तो इस तरह से ये जो मेटल, इसके ऊपर जो परत चढ़ी होती है एलिमेंट की, ये अपना बलिदान देता है, मतलब खुद क्या है, खुद खत्म होता रहता है, लेकिन जो इसके अंदर आपकी जो मेटल थी उसको क्या करता है, पूरी तरह सुरक्षित रखता है। और अगर ये जो आपने परत चढ़ाई है इसके ऊपर, अगर जिंक हो, अगर किसी चीज पर जिंक, ये जिंक की परत चढ़ाई हो आपने, तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं किसी के ऊपर भी आपने जिंक की परत चढ़ा दी, नहीं, जिंक उसके मुकाबले मोर रिएक्टिव होना चाहिए। मतलब ये क्या हो, ये तो हो मोर रिएक्टिव, और जो ये मेटल है इनसाइड, जो अंदर मेटल है, वो क्या हो, वो आपकी लेस रिएक्टिव। उसका पता कहां से चलेगा, इस टेबल से चलेगा। जिंक आपका कहां आता है, जिंक यहां आता है। तो इससे कम रिएक्टिव होनी चाहिए, तो इससे नीचे जो भी मेटल आ रही हो उनमें से कोई भी ले लो आप, जैसे आयरन ले लो, आयरन के ऊपर जिंक चढ़ा दो, तो जिंक क्या धीरे धीरे अपने आप को अपना बलिदान देता रहेगा, अपने आप को खत्म करता रहेगा, अपने आप इलेक्ट्रॉन निकाल के N2+ में कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन आयरन को पूरी तरह क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। तो ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। अब एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोटेक्शन, उसकी बात कर लेते हैं एक बार, फिर एक बार में आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोटेक्शन। ये क्या कुछ कहता है, ये हमारा फोर्थ मेथड है, मेथड ऑफ प्रोटेक्शन का। कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं इसको।
इसमें क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारे पास जमीन, ठीक है, और जमीन में से जा रहा है लोहे का पाइप, आयरन पाइप जा रहा है इसमें से। भाई जो डीजल पेट्रोल वगैरह एलपीजी वगैरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है, तो पाइप किसका बना होता है? वो लोहे का ही तो होता है। ये क्या मेरे पास, ये आयरन पाइप, ठीक है, ये जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, और जमीन में क्या होता है? मॉइस्चर होता है। हाँ जी, मॉइस्चर होता है। तो अगर नमी है, और भाई मॉइस्चर होगा, पानी होगा, तो उसमें क्या ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी थोड़ी बहुत, तो नमी है, ऑक्सीजन है, लोहे का पाइप है, तो इसमें तो जंग लग जाना चाहिए। तो क्या जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को नहीं जानती है कि नमी और पानी के साथ और ऑक्सीजन के आसपास हम आयरन को रखेंगे तो इसमें जंग लग जाएगा। तो आखिर वो लोहे के पाइप क्यों बनाती है? फिर यहाँ पे देखिए, समझिए, अब यहां पे क्या किया इन्होंने, मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लिया, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लिया, उसको जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया। ये क्या है? एक मैग्नीशियम का टुकड़ा है, मैग्नीशियम फॉइल, ठीक है जी। ये हमारे पास आयरन का पाइप है, और एक वायर के थ्रू इसे कनेक्ट कर दिया जाता है, इससे ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है जी। अब क्या होता है देखो भाई, मैग्नीशियम और ये आयरन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा, वो हमें पता चल जाएगा हमारी टेबल से। इनमें से कौन सा ऊपर आता, देखो मैग्नीशियम ऊपर आएगा, ये मैग्नीशियम है, और यहां कहीं आपका आयरन है। तो जो ज्यादा जो ऊपर आएगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो और कैसे काम करेगा? एनोड की तरह। और क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन। और जो नीचे आएगा वो कैसे काम करेगा? कैथोड की तरह क्या कैरी करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे भी क्या होता है? यहां पे भी ये चीज होती है। इन्हीं चीजों से डर लगता है मेरे को। देखिए, तो इधर भी क्या होता है कि जो मैग्नीशियम है ये इलेक्ट्रॉन लूज करने स्टार्ट करता है, ठीक है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने स्टार्ट करता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये जो अब यहां पे एनोड, ये कैसे काम कर रहा है? एनोड की तरह। और इस पर क्या रिएक्शन हो रही है कि जो मैग्नीशियम आपका सॉलिड स्टेट में है वो टूट टूट के कन्वर्ट हो जाएगा Mg2+ आयन के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू इस पे आ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या फैल गए? इसके ऊपर फैल गए अब इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन फैल गए। और जब मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे मैग्नीशियम का टुकड़ा क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। अब ये जो आयरन का पाइप है ये कैसे काम करता है? कैथोड की तरह। और इसमें क्या होता है देखो, एटमॉस्फेयर में, सॉरी, वहां पे पानी मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, और क्या है? इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा? ये इसको कन्वर्ट कर देता है, सॉरी H+ आयन मौजूद है, मैं उल्टा लिख के, एक मिनट रुकिए, O2 है, H+ आयन कैसे मौजूद है? जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो कैसे टूट जाएंगे? H+ और OH- में। तो H+ की भी प्रेजेंस रहेगी इसके आसपास, तो हमारे पास 4H+ आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, O2 प्रेजेंस क्या बनाएंगे? 2OH-, सॉरी 4OH- बनाएंगे, ठीक है। यहां मुझे मिल जाएगा 4OH-, ठीक है। अब क्या होता है, एक मिनट रुकिए, 4OH नहीं, यहां O2, ठीक है, आपका H2 बनाने लग जाएंगे। अब जो H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये H2O के मॉलिक्यूल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं,
और साथ में उधर देखो ऑक्सीजन किसमें है, जो पानी है उसी में ऑक्सीजन है, जो पानी है जो मॉइस्चर उसमें क्या है, ऑक्सीजन भी घुला हुआ है। तो ये आपका O2 के साथ रिएक्शन करते हैं और इलेक्ट्रॉन यहां पे होते ही है, और ये किसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको 4OH- के अंदर। तो अब क्या होता है, इससे हो जाएगा एल्केलाइन, तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। अब जब प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है तो ये आयरन का जो पाइप है, इसका जो मिट्टी है, जो मॉइस्चर है, इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं इसके ऊपर, और धीरे धीरे ये क्या है, ये खत्म होता रहता है। तो यहां से हम मैग्नीशियम की प्लेट बदलते रहते हैं, और हमारे पास जमीन के अंदर आयरन का पाइप, इसे क्या मिलती रहती है, सुरक्षा मिलती रहती है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना ही हमें आज डिस्कस करना था। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पहले इसी का ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप एक बार। जो बाकी हिस्सा था इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कोरोजन पे बात की, इसमें इतना डिस्कस करना था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।